स्टूडेंट्स लेसन नंबर 4 लास्ट पार्ट। आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स फॉर सेशुअल नीड्स के अंदर इंक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। और ये बात होगी आज इंक्लूजन की या समावेशी शिक्षा प्रोग्राम की। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कौन कौन सी डाइवर्सिटीज लगी या कौन क्या क्या हमारी अवधारणाएं हैं इसके बारे में। पहले बात करते हैं समावेशी के बारे में। समावेशी शिक्षा जो शिक्षण है एक की तरफ एक नई अवधारणा है जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो दिव्यांग और सीखने में कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही एक छत के नीचे पढ़ाया जाता है। और यह अवधारणा सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्षा या समुदाय में एकत्रित करती है तथा उनकी किसी खास क्षेत्र में ताकत या कमजोरी के आधार पर भेदभाव किए बिना ही विद्यार्थी की क्षमता को अधिकाधिक प्रयोग करने की कोशिश करती है। ये एक समावेशी तथा सामाजिक स्थापना करने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका है। आगे बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की, यानी अवधारणा क्या है इसकी, उस बारे में। समावेशी शिक्षा सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के संबोधित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित है। इसका अर्थ है कि बच्चों के द्वारा स्थानीय स्कूल में अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में शामिल होने जिसमें कि उसके ही अनुसार व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध हो सके उसको डाला गया है और ये यूनिसेफ 2007 से लागू हो रखा है। इसके अलावा समावेशी जो शिक्षा है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा की शिक्षा प्रणाली में इतना मजबूत किया जाए कि सभी शिक्षार्थियों तक पहुंच सके। थाईलैंड में 1990 में जॉम्पटन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य से इसको निर्धारित किया गया था। इसके अलावा इसमें सामाजिक, मनोरंजक, कला, खेल, संगीत, दिन के समय देखभाल, स्कूल के बाद की देखभाल, अतिरिक्त क्रियाकलाप, विश्वास आधारित तथा अन्य सभी गतिविधियों के भी भाग लेने के लिए डाला गया है। अब हम बात करेंगे इसकी नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में। क्या जरूरत लगी हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की? अगर करें इस बारे में बात तो नंबर 1 आता है देयर आर मेनी एफर्ट्स जो इंटरनेशनली चल रहे हैं, यानी सीखने में बाधा को कम करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंक्लूसिव एजुकेशन ने। सब बच्चे एक छत के नीचे हैं तो सबके सब एक ही जो सीखने का माध्यम है उसको ऑप्ट करते हैं। नंबर 2 आता है इसमें प्रभावशाली समावेशी कार्यक्रम के अंदर लाना, यानी अध्यापक को ये पता चल जाता है कि इसको कौन सी इफेक्टिव एजुकेशन मेथोडोलॉजी यूज करनी है जिससे कि सब बच्चों को वो और भी इफेक्टिवली पढ़ा सके। नंबर 3 आता है सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए, यानी जो सामान्य पाठ्यक्रम है या और जो सामान्य आपकी शिक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर दोस्ती, सामाजिक कौशल, व्यक्तिगत सिद्धांत, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के अंदर समन्वय कार्य के स्तर को बढ़ोतरी के साथ साथ उनके अंदर एक कक्षा में सुरक्षा का वातावरण भी उनको प्रदान करती है, जिसके कारण उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़कर आता है। नंबर 4 बात की जाए तो आवश्यकता और जागरूकता के लिए समावेशी शिक्षा जो है वो ढांचा जो है वो सारी प्रांतियों वाले बच्चों के ऊपर लागू होता है और ये विशेष शिक्षा के लिए योग्य नहीं है। इसके अलावा लास्ट बात की जाए तो संबंधों की सहायता व दिशा के लिए, यानी कि आप अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, पेरेंट्स स्टूडेंट्स के अंदर होते हैं, स्टूडेंट टीचर में होते हैं और पेरेंट टीचर में भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है। एज अ रिजल्ट जो सोसाइटी है वो काफी हद तक अच्छे तरीके से आगे चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में जो समावेशी शिक्षा है उस पर लागू होती हुई चुनौतियों की, यानी क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं। भारत जैसा कि आप जानते हैं कि दिव्यांग लोगों की संख्या बहुत अधिक है और इनकी समस्या जटिल है तथा उपलब्धि संसाधन जो है वो बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा भारत एक बहुभाषीय, बहुसंस्कृतिक, बहुधार्मिक देश है तथा यहाँ पर जो लोग हैं वो हर तरह के रहते हैं और उनके अंदर हर तरह की जाति श्रेणियां बंटी हुई हैं। अगर देखा जाए तो हमारे भारत में ही केवल 17% ऐसे हैं जो अभी तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं और इसके अलावा 20% बच्चे ऐसे हैं जो विकलांग होने के साथ साथ भी स्कूल नहीं गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्या क्या हमारे पास जो हमने मेजर्स उठाए हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है। तो पहला आता है हमारा राइट टू एजुकेशन यानी RTE। अगर RTE की बात की जाए, राइट टू एजुकेशन की बात की जाए तो वो इम्प्लीमेंट करता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो सब बच्चों को देने का आपका मेन मोटिव रहेगा, चाहे वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो। इसके बाद नंबर 2 आता है सभी स्कूलों और संपूर्ण भारतीय शिक्षा प्रणाली की समावेशी किए जाने की आवश्यकता है। ये आपके NCF 2005 में लागू हो चुका है।
पॉइंट नंबर 3 की बात की जाए तो ग्रामीण शिक्षण कार्यक्रमों के लिए अध्यापक की विशेष रूप से तैयारी करने की आवश्यकता होती है और इन कार्यक्रमों को वो दिव्यांग लोगों के अनुकूल रखेंगे तो उनको ज्यादा फायदा होता है, बच्चों को भी और यहाँ तक कि टीचर्स को भी। इसके अलावा समावेशी शिक्षा काफी लचीली प्रणाली है, काफी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और बच्चों के नियमित पाठ्यक्रम के लिए व्यापक संभव पहुंचा देने के लिए भी उपयोगदायक होती है। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो स्कूल आधारित जो सहायक टीम है को विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करने में जो भी रणनीति अपनानी चाहिए वो अपनाते हैं, यहाँ तक कि उनके विकास के लिए जितना बेस्ट हो सकता है वो हर बच्चे के लिए उतना ही आउटपुट अच्छा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 की बात की जाए तो सभी स्कूल ये प्राथमिक जिम्मेवारी समझेंगे कि बच्चों की उनकी सामान्य समकक्षाओं के साथ सीखने में मदद की जानी चाहिए। यानी अगर आपको लगता है कि बच्चा जो है उस एज का नहीं है जिस एज का वो क्लास का है तो उसकी एज के अकॉर्डिंग बच्चे को क्लास में डाला जाएगा और उसको उसमें मर्ज किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोले गए हैं, काफी एसटीसीज के सेंटर्स हैं, काफी इंक्लूजन पॉलिसीज डाल दी गई हैं। पॉइंट नंबर 7 की बात की जाए तो सभी माता पिता को ये अधिकार है कि वे अपने बच्चे के साथ संबंधित हर निर्णय को लेने के लिए सहभागिता करें। जितना हो सकता है उनको इसमें अपना रुचि दिखानी चाहिए और यही नहीं कि जितनी भी हो सके उनको शैक्षणिक प्रक्रिया में भी भागीदारी लेनी चाहिए। इसीलिए हम पीटीएम्स करते हैं और इसीलिए हमारे स्कूल में स्कूल पेरेंट्स स्कूल एसोसिएशन भी चलती हैं। लास्ट पॉइंट की बात की जाए तो दिव्यांग बच्चे जो है मुख्य तौर पे मुख्य धारा में लाने के लिए स्कूलों में कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं और उन्हें पहले से तैयार होना पड़ता है। स्कूलों को कुछ रैम्प्स प्रोवाइड करने हैं या कोई उपकरण प्रोवाइड करने हैं, उनके लिए उन सबको तैयार रहना पड़ता है ताकि वो बच्चे आपके स्कूल में मर्ज हो सके। अब हम बात करेंगे क्या क्या रोल प्ले करते हैं हमारे पिलर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो नंबर 1 आता है हमारा स्पेशल एजुकेशन काउंसलर। तो विशेष परामर्श दाताओं का एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि वह विशेष शिक्षा प्रदाता तथा सामान्य शिक्षा प्रदाता तथा स्टाफ के सदस्यों के साथ मिलकर एक सुनिश्चित प्रोग्राम को निर्धारित करे जिससे कि बच्चों का विकास हो सके। और यही नहीं कि जो आपका स्पेशल एजुकेशन काउंसलर है या विशेष शिक्षा परामर्शदाता है उनका कार्य ये है कि वो हर बच्चे की तरफ से बात करते हैं तथा अध्यापकों से तालमेल बनाकर रखते हैं। काफी बढ़िया रोल प्ले करते हैं हमारे स्पेशल एजुकेशन काउंसलर्स बच्चों के साथ भी और टीचर्स के साथ भी, और उनकी 1-to-1 काउंसलिंग होती रहती है। तो और ऐसा ही कुछ माहौल आपको हमारे स्कूल में भी मिलेगा क्योंकि काउंसलर मैम हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। नंबर 2 बात करते हैं हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात की जाए या व्यवसायिक चिकित्सक की बात की जाए तो व्यवसायिक चिकित्सक जो होते हैं वो बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उन लोगों के साथ काम करते हैं जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अपंग हैं। वे इनके रोजमर्रा की जिंदगी का कार्य कौशल और आगे बढ़ने की में मदद करते हैं। जो आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं वो लोगों को केवल मोटर कार्य और वर्क क्षमता में ही मदद नहीं करते बल्कि पूरी तरह हुई क्षति की कमी को पूरा करने में भी मदद करते हैं। सो ये था हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में कि हाउ फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प अ चाइल्ड। जो फिजियोथेरेपिस्ट है जैसे कि नाम से ही जाना जा रहा है कि वो थेरेपिस्ट जो भौतिक चिकित्सा और पूर्ण स्थापना विशेषता है, इनके अंदर मैकेनिकल ताकत और गतिविधियों का उपयोग करने की कला होती है, इनको यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यास भौतिक चिकित्सा जो है वो शामिल अन्य गतिविधियों में अनुसंधान, शिक्षा, परामर्श शामिल है। फिजिकल थेरेपी की बात की जाए तो वो ये प्रदान करते हैं, उस सेवा से भी ये बच्चों को थोड़ा सा लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जवान लोगों और बच्चों को बीमारी और दिव्यांग को निजात दिलाने में भी मदद करते हैं। पॉइंट नंबर 4 आता है हमारे पास फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में। शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को बच्चों के लिए सुरक्षित और मजेदार गतिविधियां प्रदान करने की उम्मीद है जो मांसपेशियों के विकास को बढ़ावा देते हैं और कार्डियोवैस्कुलर अभ्यास प्रदान करते हैं, जबकि एक ही समय के बच्चे को टीम वर्क तथा स्पोर्ट्समैनशिप जैसे महत्वपूर्ण कौशल प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। तो आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ना केवल आपकी बॉडी की हेल्प करते हैं बल्कि आपको कुछ मूलभूत जो बेसिक वैल्यूज हैं वो भी देने का काम करते हैं, चाहे वो आपकी जेलसी से कोप अप करना हो, चाहे आपका किसी हार से उबर कर आना हो, और ये हर बच्चे के साथ वो करते हैं।
और अब हम लास्ट बात करेंगे दोनों के बारे में, स्पीच थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर के बारे में। अगर हम स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में बात करें या भाषण विकार वास्तविक उत्पादन के बारे में बात करें, तो ये वो उत्पादन ध्वनि होती हैं, ये वो आपके चिकित्सक हैं, ये वो थेरेपिस्ट हैं जो आपको स्पीच में हेल्प करते हैं, जिनको भाषा विकार में प्रॉब्लम होती है, शब्दों को और विचारों को पहचान नहीं पाते या बता नहीं पाते, उनमें आपको लैंग्वेज थेरेपी देते हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। इनके स्पेशल लैब्स होते हैं, वहां पे आपके साथ प्रॉपर वर्क करवाकर इनको ठीक किया जाता है। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा स्पेशल एजुकेशन एजुकेटर्स, यानी विशेष शिक्षक, जिन बच्चों को निर्देश की विशेष की जरूरत होती है, उन्हें विशेष शिक्षकों की जरूरत होती है। तो जो बच्चे काफी ज्यादा वीक होते हैं उनके लिए हम स्पेशल एजुकेटर्स भी रखते हैं। ज्यादातर विशेष शिक्षक जो होते हैं, अध्यापक होते हैं, दिव्यांगों को काम करने के लिए जो है सामान्य शिक्षा गतिविधियों को बदल देते हैं ताकि बच्चों को आवश्यकता के साथ मिलाया जा सके। इसके अलावा ज्यादातर जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो बच्चे को फ्री स्कूल, प्राइमरी, माध्यमिक या जिस भी एज का बच्चा है उसके मुताबिक ही निर्देशित किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बच्चों में जो है समग्र विकास यानी भौतिक, संज्ञानात्मक, सोशल, सब तरह के विकास करने में भी हेल्प करते हैं। सो यहाँ तक था हमारा चैप्टर नंबर 4। इसके साथ अटैच वर्कशीट्स और PDF फाइल्स मिल जाएंगी आपको। प्लीज सारा काम आप लोगों ने अपनी कॉपीज में लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे सेफ।